गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट वन। जो हम पिछले लेक्चर में पार्ट वन के तहत आप देख रहे थे, जिसका सब्जेक्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और जिससे रिलेटेड आर्टिकल है 1 से लेकर के 4 तक। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 1 और 2 के बारे में बात की थी। अब इस लेक्चर में हम आर्टिकल 3 और 4 के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल 3 और 4 में क्या प्रोविज़न है और उसमें क्या क्या बातें कही गई है। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं पॉलिटी के पार्ट 1 भाग 1, जिसका सब्जेक्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो अभी हम लोग पॉलिटी के पार्ट 1, जिसका सब्जेक्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। तो हमने आर्टिकल 1 और 2 के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आर्टिकल 3 और 4 में क्या बातें कही गई हैं और उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या बातें कही गई है। आर्टिकल 3 में जो बेसिकली है, उसमें कोई भी स्टेट है उसका नेम को कैसे चेंज करना है, बाउंड्री को कैसे चेंज करना है और उनके एरिया को कैसे चेंज करना है, उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 3 में। कोई भी स्टेट हो, स्टेट उसका नेम बाउंड्री और एरिया कोई भी स्टेट है उनकी नेम, बाउंड्री, एरिया को चेंज करने के बारे में क्या प्रोविजन है वो आर्टिकल 3 में बताया गया है। तो आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट, संसद, संसद लॉ बना करके, विधि बना करके, लॉ के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से, किसके द्वारा? पार्लियामेंट, संसद लॉ ला करके विधि द्वारा सिंपल मेजोरिटी से कोई भी कानून पार्लियामेंट लॉ के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से क्या करेगी? पहला क्या कर सकती है इसमें चेंज। इसमें क्या प्रोविजन है? पहला प्रोविजन ये है कि मान लीजिए कोई एक स्टेट है, मान लीजिए ये यूपी है और ये बिहार है। तो संसद क्या कर सकती है? कुछ एरिया यूपी का, कुछ एरिया बिहार का, इस दोनों को ले करके, इस दोनों को मिला करके एक नया स्टेट, न्यू स्टेट बना सकती है। न्यू स्टेट बना सकती है। तो ये प्रोविजन है आर्टिकल 3 में कि संसद लॉ या विधि के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में, सबसे पहला प्रोविजन क्या है कि कोई भी स्टेट, एक या एक से ज्यादा स्टेट का एरिया को लेकर के, या 3 भी स्टेट हो सकता है इसमें, 1-2 से ज्यादा भी स्टेट होता है, उनका एरिया को लेकर के एक न्यू स्टेट बना सकती है। तो एक बात ये लिखी हुई है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? दूसरी बात ये लिखी हुई है कि कोई भी स्टेट है, स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है। किसी भी स्टेट के, मान लीजिए यूपी कोई छोटा है तो उसका एरिया बढ़ा कर सकती है। मान लीजिए सिक्किम है, मणिपुर है, कोई जिसका स्टेट छोटा है उसके एरिया को बढ़ा सकती है। ये संसद ऐसा आर्टिकल 3 के तहत कर सकती है। तीसरा प्रोविजन क्या है? कोई भी स्टेट के एरिया को घटा सकती है, एरिया को कम कर सकती है। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात क्या है? कोई भी स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकती है। बाउंड्री को चेंज कर सकती है। किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, सीमा को चेंज कर सकती है संसद। जो पांचवी बात क्या है? पांचवी बात, कोई भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकती है। ये बात
आर्टिकल 3 में लिखी गई है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात लिखी हुई है कि आर्टिकल 3 में है कि संसद लॉ ला करके सिंपल मेजोरिटी से ये लॉ जो लाएगी, जो भी कानून बनाएगी संसद, वो सिंपल मेजोरिटी से बनाएगी। उसके तहत क्या कर सकती है, पहला 2 स्टेट के एरिया को लेकर के नया स्टेट बना सकती है, पहला काम ये कर सकती है। दूसरा ये कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को घटा सकती है, कोई भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है। पांचवा, कोई भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकती है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी जी जीत गए हैं चुनाव, अब बोलेंगे हमको उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है और अयोध्या प्रदेश रखना है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो इसके तहत ऐसा संसद कर सकती है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं, संसद आर्टिकल 3 पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 3 के तहत ऐसा कर सकती है। ये बात आर्टिकल 3 में लिखी हुई। अब आगे चल के इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कुछ और बातें क्लियरिटी के साथ जोड़ी गई। क्या बातें जोड़ी गई वो देखते हैं। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 में फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पांचवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन किया गया। संविधान में पांचवा संविधान में संशोधन किया गया 1955 में। उसमें 2 बात जोड़ी गई। क्या है 2 बात? पहली बात ये जोड़ी गई कि ऐसा जो भी बिल अगर पार्लियामेंट लाएगी तो उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट से पूछना होगा, प्रेसिडेंट की सलाह लेना पड़ेगा। मतलब प्रेसिडेंट की सिफारिश पर ऐसा बिल पार्लियामेंट लाएगी, अपनी मर्जी से नहीं लाएगी। तो प्रेसिडेंट की सिफारिश, तो प्रेसिडेंट की सिफारिश या समझिए पूर्व सहमति जरूरी है ऐसा बिल लाने के लिए। कोई भी बिल अगर संसद आर्टिकल 3 के साथ लाती है नेम एरिया बाउंड्री चेंज करने का, तो फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 में ये जोड़ा गया कि ऐसा बिल लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट की सिफारिश लेनी पड़ेगी या प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। अगर आप प्रेसिडेंट ने सहमति दे दिया है तो आप बिल लाई। तो ये एक बात फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 के द्वारा जोड़ा गया। दूसरी बात क्या जोड़ी गई? दूसरी बात ये जोड़ी गई कि जो जिस स्टेट का नाम को चेंज कर रहे हैं या एरिया को बढ़ा घटा रहे हैं या फिर बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं या न्यू स्टेट बना रहे हैं, तो उनसे पहले पूछना है कि क्या आपके नेम को चेंज किया जाए या नहीं कि चेंज किया जाए। तो प्रेसिडेंट स्टेट से राय मांगेगा। क्या मांगेगा? राय मांगेगा। प्रेसिडेंट उस स्टेट से, जिस स्टेट का नाम एरिया बाउंड्री जो भी चेंज हो रहा है, पार्लियामेंट चेंज कर रही है, उनसे प्रेसिडेंट राय मांगेगा कि आपके बाउंड्री एरिया को चेंज करना है उन राज्य की विधानसभा से, और वो राज्य की विधानसभा से राय मांगी जाएगी। और राय में क्या है कि राय देगा भी, दे भी सकता है और नहीं भी। स्टेट क्या है? राज्य विधानमंडल राय देगा भी और नहीं भी देगा। दो काम कर सकता है, या नहीं तो वो देगा। अगर वो राय देगा तो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि अगर वो कोई राय दे तो प्रेसिडेंट मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। दोनों प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड है कि वो माने भी या नहीं माने। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस राज्य की विधानमंडल से राय मांगेगा। राय अगर देगा तो प्रेसिडेंट मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अगर नहीं भी देगा तो भी प्रेसिडेंट, अगर नहीं भी देगा तो भी प्रेसिडेंट उनको, संसद नहीं भी देगा तो भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने राय दिया है और संसद को बोलेगी कि आप ऐसा बिल लाइए। नहीं भी देगा तो भी उनकी बात को मान ली जाएगी। प्रेसिडेंट के द्वारा कह दिया जाएगा ठीक है इन्होंने नहीं दिया है तो भी हम मान लेते हैं। तो ये है प्रेसिडेंट क्या है? राय मांगेगा। और एक विद इन टाइम फ्रेम के अंदर
ये नहीं कि आप स्टेट राय दे ही नहीं रहा है, प्रेसिडेंट साहब बोले हैं कि आप जल्दी बताइए हम नाम चेंज करेंगे और वो नाम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो विद इन टाइम फ्रेम के अंदर उसको राय देना है। और टाइम फ्रेम को प्रेसिडेंट बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। मान लीजिए 10 दिन भी कर सकता है, 20 दिन भी कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि आप जो स्टेट से हम राय मांग रहे हैं वो कितना दिन में दे, 10 दिन में दे, 20 दिन में दे या उससे कम दिन में। तो ये तो प्रेसिडेंट के ऊपर है, उसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो राय अगर मांगेगा देगा तो प्रेसिडेंट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। अगर नहीं भी देगा तो भी प्रेसिडेंट कह देगा संसद को कि आप बिल पास कर लीजिए, नाम चेंज कर लीजिए। तो ये है 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 में दो बातें क्लियरिटी के साथ जोड़ी गई। अब क्या हुआ कि आगे चल के जब पंजाब को दो भाग में बांटा गया, पंजाब और हरियाणा, तो उस समय में भी एक इशू हुआ यूनियन टेरिटरी यूटी को लेकर के कि चंडीगढ़ को लेकर क्या किया जाए। तो आगे चल के एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 हुआ। यहां पर क्या हुआ था, पंजाब को डिवाइड करके हरियाणा और चंडीगढ़ बनाया गया था। पंजाब को डिवाइड करके 1960 में हरियाणा और चंडीगढ़ बनाया गया था। तो उस समय में भी एक मुद्दा उठा था यूनियन टेरिटरी को लेके कि आपने स्टेट के बारे में तो बता दिया कि उनका नाम बाउंड्री चेंज करना है तो संसद करेगी, और 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बता दिया कि प्रेसिडेंट उस स्टेट से पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश चाहिए, दूसरा उस स्टेट से राय मांगेगा, राय देगा तो प्रेसिडेंट मान भी सकता, नहीं भी मान सकता। अगर नहीं भी देगा तो भी प्रेसिडेंट इनको कह देगा कि ठीक है आप ये बिल लाइए और टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन बात उठी कि आप चंडीगढ़ के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए क्या प्रोविजन हो। तो इसमें दो बातें क्लियरिटी के साथ स्पष्ट कही गई कि स्टेट का जो प्रोविजन है, स्टेट जो शब्द है, इसमें ए से लेकर के ई तक में जो स्टेट शब्द है, ए से लेकर के ई तक में, उसकी जगह पर यूनियन टेरिटरी शब्द को यूटी वर्ड जोड़ा गया कि जो ये प्रोविजन है, ये यहां से लेकर के यहां तक जो ये स्टेट के लिए है वही अब यूटी के लिए होगा। मतलब अब स्टेट की जगह पर, अब इस स्टेट की जगह पर सिर्फ शब्द को चेंज करके यूटी लिख दिया गया कि यूनियन टेरिटरी के लिए भी यही प्रावधान होगा। 2 यूटी को मिला करके नया यूटी बना सकती है, 2 यूटी को बना करके न्यू स्टेट बना सकती है, उनके एरिया को बढ़ा सकती है, उनके एरिया को घटा सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है या नेम चेंज कर सकती है, बस। तो ये क्लियरिटी जोड़ दी गई कि स्टेट की जगह पर जो ए से लेकर के ई तक का प्रोविजन है उसमें अब स्टेट वाले वर्ड की जगह पर यूनियन टेरिटरी के वर्ड को जोड़ दिया गया। तो ये एक क्लियरिटी कह दी गई कि अब स्टेट के साथ यूटी के साथ भी संसद ऐसा कर सकेगी। तो पहली बात ये जोड़ा गया। दूसरी बात क्या जोड़ी गई कि 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है 1955, ये जो 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 हुआ है, ये 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 के तहत जो दो बातें जोड़ी गई थी, ये बातें यूटी पर लागू नहीं होगी, यूटी पे अप्लाई नहीं होगी। ये बातें 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 की ये जो दो बातें हैं, प्रेसिडेंट की पहले सहमति चाहिए या प्रेसिडेंट की पहले सिफारिश चाहिए, या दूसरा है कि उस राज्य की विधानमंडल से, जैसे मान लीजिए केजरीवाल का है, न्यू दिल्ली में यूटी है, केजरीवाल का है, वहाँ यूटी दिल्ली का नाम चेंज करना है, तो ऐसा नहीं है, संसद के दिल्ली की विधानसभा से या पूछेगी, राज्य विधानमंडल से पूछेगी कि आप अपनी राय दीजिए। तो ये दो बातें यूनियन टेरिटरी के लिए लागू नहीं होगी। बस ये दो क्लियरिटी जोड़ी गई कि ये दो बात क्या है। एक तो ये कि स्टेट की जगह पर आप यूटी वर्ड को जोड़ दिया गया कि यूटी के लिए भी यही प्रोविजन होगा। दूसरा ये कहा गया कि यूटी के लिए ये वाला प्रोविजन नहीं होगा। तो ये वाला जो प्रोविजन है 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 वो नहीं होगा। तो आप समझ गए, यही चीज को आपको बुक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया गया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना आसान वर्ड में हो, जितना सिंपल तरीके से हो, आपको डायग्राम के थ्रू समझा दें। या आप हो सकता है इसको समझने के लिए आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। हाँ, इसमें 2 स्टेट नहीं है, 3 भी स्टेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 3, 4 भी स्टेट कर सकते हैं। जितना स्टेट हो आप कर करके नया स्टेट बना सकते हैं।
न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हुई आर्टिकल 3 में जो बातें कही गई हैं उनसे संबंधित प्रावधान। अब हम देखेंगे कि एक केस हुआ बेरूबारी का केस। वो बेरूबारी का केस क्या था और उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और उसमें क्या मुद्दा उठा था। मुद्दा ये उठा था, बेरूबारी हमारा जो इंडिया का एरिया है जमीन, वो पाकिस्तान को देना था। तो पाकिस्तान को देना था तो इसके लिए कोई प्रोविज़न होना चाहिए कि कैसे दिया जाए, क्या है और कैसे, उसमें क्या संविधान में क्या बातें लिखी हुई हैं, संविधान में क्या लिखना पड़ेगा उसको देने के लिए। तो ये था बेरूबारी का मामला। एक हम समझते हैं बेरूबारी केस। बेरूबारी की एक जमीन थी, ये है, मान लीजिए ये बंगाल का एरिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है और ये इंडिया है। ये जमीन है बेरूबारी का, ये बेरूबारी का है। अब हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट ये चाह रही थी कि हम अपने एरिया को जो है ना सीधा कर ले। ये जो टेढ़ा थोड़ा एरिया हमारा बाउंड्री है, इसको सीधा कर ले ताकि हम रेगुलेट अच्छे से कर सके। तो हम बेरूबारी का एरिया पाकिस्तान को दे दें और उनके बदले में कूच बिहार का एरिया हम ले लें, कूच बिहार का एरिया हम ले लें। तो ये जो है ना जमीन का अदला बदली था कि आपको हम कुछ जमीन देते हैं तो कुछ जमीन आप हमको दे दीजिए, एक्सचेंज हो जाएगा। इसी में मामला बहुत उठ गया था। कुछ लोग बोले थे कि नहीं, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम बेरूबारी से नहीं जाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव था। तो इन पे लग गया था कि ये मामला बहुत गंभीर है। तो इन पे प्रेसिडेंट ने, हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को ये पावर है आर्टिकल 143 के तहत कि वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन उसको मिला हुआ, प्रेसिडेंट को सलाहकारी मतलब सलाह मांगने की अधिकार उनको मिल रखा कि वो सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको लगे कि कोई मामला जो है ना बहुत पेचीदा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा कि ये मामला है, इस पे आपकी क्या राय है। तो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, सुप्रीम कोर्ट से पूछा। पहली बात क्या पूछी, सुप्रीम कोर्ट से पहली बात पूछी कि क्या हम अपने देश की जमीन किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। अपने देश की जमीन, देश की जमीन दूसरे देश को दे सकते हैं। ये बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पूछी सुप्रीम कोर्ट से कि अपने देश की जमीन दूसरे देश को हम दे सकते हैं, और अगर देंगे तो क्या हम कानून के द्वारा दें, जो लॉ है उसके द्वारा दें, लॉ में जो प्रोसेस बता रखा है उसके द्वारा दें, लॉ के द्वारा दें, या फिर किसके, लॉ के द्वारा दें, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर निकाल दें और ऑर्डर बोल दें कि ठीक है आप जमीन ले लीजिए और हम दे दें। तो क्या सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा दे दें? तो किसके द्वारा दें? अपने देश की जमीन हम दूसरे देश को कानून के द्वारा दें या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा दें? ये बात पहली बात पूछी। दूसरी बात क्या पूछी? दूसरी बात ये पूछी कि अगर लॉ के द्वारा, विधि द्वारा जिसको बोलते हैं, अगर लॉ के द्वारा देंगे तो कैसे देंगे? पहली बात, क्या हम आर्टिकल 3 के द्वारा दें, आर्टिकल 3 में जो बात लिखी हुई है उनके द्वारा दें, या आर्टिकल 3 में जो प्रोसेस बताई गई है क्या उनके द्वारा हम जमीन दे दें, या फिर दूसरी बात आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दें।
किसके द्वारा दें, आर्टिकल 3 के द्वारा दें या आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संविधान में संशोधन करके कोई एक क्लॉज जोड़ दें, उसके द्वारा क्या हम अपनी जमीन दें। तो ये बात जो है, अगर लॉ के द्वारा दें तो किसके द्वारा दें, आर्टिकल 3 के द्वारा प्रोसेस जो है उनके द्वारा दे दें जमीन, या फिर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस जो है उनके द्वारा दें, या फिर दोनों आर्टिकल 3 प्लस आर्टिकल 368 दोनों जो प्रोसेस है क्या उनके द्वारा दें, एक आर्टिकल 3 के द्वारा दें या आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दें, या आर्टिकल 3 प्लस आर्टिकल 368 दोनों के द्वारा दें। तो ये बात उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट से, प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 के तहत सलाहकारी अधिकारिता ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन प्राप्त है और उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, वो सलाह दे भी और ना दे भी। ये कंपलसरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह देगा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी कंपलसरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह माना है, एडवाइस दिया है, उनको वो माने, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। तो ये बात उनसे पूछा, पहला कि क्या अपने देश की जमीन दूसरे देश को दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो लॉ के द्वारा दें या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा दें। अगर दूसरा बात कि अगर लॉ के द्वारा दें तो आर्टिकल 3 के द्वारा देते हैं, जो प्रोसेस आर्टिकल 3 में बता रखी है, या फिर आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान में संशोधन करके दे दें, या फिर आर्टिकल 3 प्लस आर्टिकल 368 दोनों प्रोसेस को अपनाते हुए दें। तो सरकार ने इनकी सलाह को, इनकी सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मान लिया, सलाह को माना, सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माना और आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह को ये मान लिया गया, ये वाली बात को मान ली गई कि आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान में संशोधन करके आप दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह माना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया था कि आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान में संशोधन करके भी दे सकते हैं, या नहीं तो वो दूसरा सुझाव ये भी दिया था कि आर्टिकल 3 में आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लिख दें, आर्टिकल 3 में भी लिख दें आप कि हम किसी अपने देश की जमीन दूसरे देश को दे सकते हैं, तो आप आर्टिकल 3 के द्वारा भी दे सकते हैं, या नहीं तो आप आर्टिकल 368 में 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जमीन दे दें। तो सरकार ने सलाह मानते हुए ये सलाह माना और आर्टिकल 368 के तहत 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और अपनी जमीन दे दिया। दो सलाह दिया था उन्होंने, एक सलाह तो ये दिया था कि आप इनके द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी दे सकते हैं, दूसरा ये कि आर्टिकल 3 में आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें, इसमें संविधान में संशोधन कर दें और लिख दें कि हम अपनी जमीन किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, तो वह आर्टिकल 3 के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से आप दे सकते हैं। तो सरकार ने सलाह मानते हुए सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 368 के तहत सिंपल मेजोरिटी से बिल पारित कर आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 9 वो एरिया बेरूबारी का एरिया पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान का एरिया कूच बिहार वाला अपने पास ले लिया। तो ये विवाद खत्म हुआ। समझ गए आप? अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 4 में क्या बातें कही गई, और इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको डायग्राम के थ्रू सिंपल वर्ड में आपको समझा दिया जाए ताकि आप पॉलिटी को आसानी से समझ लें, और आपको अगर लगे कि कोई अच्छी बात है तो इनको आप नोट्स भी बना सकते हैं और उसको आप लिख भी सकते हैं। तो आर्टिकल 4 में क्या बातें कही गई है, आर्टिकल 4 में क्या बातें कही गई है? आर्टिकल 4 में कहा गया है कि पार्लियामेंट, संसद लॉ बना करके
लॉ बना करके विधि द्वारा, लॉ द्वारा कोई भी अगर लॉ, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि संसद आर्टिकल 2 प्लस आर्टिकल 3 के तहत लॉ बना करके विधि द्वारा लॉ बना करके अनुसूची शेड्यूल, जिसको बोलते हैं शेड्यूल, अनुसूची 1 अनुसूची 4 में अगर कोई चेंज करती है, इस दोनों में, इन दोनों में अगर कोई चेंज करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन जो 368 के तहत करते हैं, आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन करते हैं वो नहीं माना जाएगा, उनके जैसा नहीं माना जाएगा। अगर कोई चेंज शेड्यूल्स 1 और शेड्यूल्स 4 में संसद आर्टिकल 4 के तहत संसद जो है ना आर्टिकल 2 और 3 का जो प्रोविजन है उसमें, उसके द्वारा लॉ बना करके कोई शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में कोई भी अगर चेंज करती है तो वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, जो आर्टिकल 368 के तहत। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में क्या है? शेड्यूल 1 में जो है ना स्टेट का नेम, बाउंड्री, स्टेट का नेम, बाउंड्री, इनके बारे में बताया गया। और शेड्यूल 4 में क्या है? शेड्यूल 4 में राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की हर स्टेट की क्या सीट हो गई वो बताया गया। तो अगर ये कोई भी शेड्यूल्स 1 और शेड्यूल्स 4 में जो लिखी गई बात है कि नेम चेंज करना, बाउंड्री चेंज करना, या शेड्यूल्स 4 में जो लिखी गई बात है कि राज्यसभा की सीट, संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में तो डायरेक्ट प्रतिनिधि सुन के आते हैं जनता के द्वारा, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट विधायक के द्वारा जो एमएलए होता है उनके द्वारा चुन के आते हैं। तो राज्यसभा की जो सीट है उनको अगर चेंज करेगी संसद आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 2 और 3 के प्रोविजन के तहत लॉ बना करके शेड्यूल 1 और 4 में जो भी चेंज करती है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाए। बाकी जो शेड्यूल है, शेड्यूल जो है 2, 3, उसके बाद 5 से लेकर के 12 तक जो शेड्यूल है, इनको अगर चेंज करना चाहती है संसद तो उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसा कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कर सकती है। लेकिन सिर्फ 1 और 4 में कोई चेंज करती है तो इसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो समझ गए आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट, आर्टिकल 2 में जो बात कही गई, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? कोई स्टेट, नया स्टेट बनाना है, कोई नए स्टेट को शामिल करना है। आर्टिकल 3 में नेम चेंज करना है कोई स्टेट का। तो ये सब अगर काम, इसके तहत अगर कोई लॉ बनाती है संसद तो वो शेड्यूल 1 और 4 में लॉ बना करके कोई स्टेट का नाम चेंज कर दी, किसी स्टेट की राज्यसभा की सीट चेंज हो गई, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, जो आर्टिकल 368 के तहत होता है। लेकिन बाकी जो शेड्यूल है 2, 3, 4, 5, उसके बाद और भी कई सारे हैं, 12 तक शेड्यूल है, अनुसूची है, इसमें अगर कोई चेंज सरकार करना चाहती है तो उसको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा। और एक बात और ये ध्यान रखना है कि संसद ये जो काम करेगी, ये जो बिल बनाएगी, बिल लाएगी, उनको सिंपल मेजोरिटी से ही लाएगी। कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है कि 2/3 बहुमत चाहिए संसद को पार्लियामेंट में ये बिल लाने के लिए। तो संसद कोई भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी लॉ लाती है तो उसको सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकती है, और चेंज करेगी तो उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यही है आर्टिकल 4 में कही गई बात। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपल तरीके से हो, जितना डायग्रामिक तरीके से हो, आपके दिमाग में एक फ्रेम बैठ जाए। अगर आपके दिमाग में ये अच्छे से फ्रेम बैठ गया तो आप जल्दी इन बात को भूलेंगे नहीं और ये याद रखेंगे। अगर नहीं याद रखें तो आप ये एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको लेकर के आप चीज़ों को एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा कि अच्छा आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी लॉ बनाकर सिंपल मेजोरिटी से शेड्यूल 1 और 4 में कोई भी चेंज अगर करती है तो उसको संविधान का संशोधन
नहीं माना जाएगा। उनके अलावा अगर कोई चेंज करती है शेड्यूल 1, 2, 3, 5, उसके बाद जो भी 12 तक शेड्यूल है उसमें जो चेंज करती है तो उसको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो या यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अब अगले पार्ट 2 में, जो सिटीजनशिप है उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सिटीजनशिप से संबंधित क्या प्रोविजन है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।